Hello and once again, welcome to our channel Metric English Medium। मैं हूँ साहिल दीवान AKA शेजिन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगी। अ, चैनल का जैसा नाम है, चैनल का वैसे ही काम है। अगर आप थे बिहार बोर्ड क्लास 10th मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ये कम्प्लीटली बेस्ड है आपके बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से बिहार बोर्ड पूछेगा उसी तरीके से हम लोग जवाब देते हैं। अगर आपने पहला बार वीडियोस देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब लाइक वगैरह बात है, पहले प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट कीजिए। हमने चैप्टर 4 कंप्लीट करा दिया है ज्योग्राफी का, और आपके एग्जामिनेशन में चैप्टर नंबर 1 आने वाला है रिसोर्सेस। और कल यानी कि 19 तारीख को हम लोग लाइव आएंगे। चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसमें पीवाईक्यू होंगे, मेरे बनाए हुए बहुत मतलब समझ ही रहे हो क्वेश्चन, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन समझ रहे हो। हाँ, तो मेरे बनाए हुए भी क्वेश्चन रहेंगे, खुराफाती वाले क्वेश्चन रहेंगे, एंड बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। ये आपके आने वाले जो मंथली एग्जाम है उसमें भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जो भी एग्जाम आए एंड तक फरवरी तक काम देगा। ठीक है, तो चैनल पे जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना है। तुम लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो को फास्ट कर लेना। सिलेबस ऑलरेडी बता चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आज का वीडियो उससे भी ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 2-3 टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक मिस कर रहे हैं, सब टॉपिक है, उतने से बाहर नहीं पूछेगा, इतना याद रखो। ठीक है, ओके ओके। एंड बहुत लोग सोचे कि सब्जेक्टिव का क्या क्या मामला करें, तो टेंशन मत लो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं ना, इन्हीं में से सब्जेक्टिव आ जाएगा। किस फॉर्मेट में आएगा, हो सकता है थोड़ा सा कुछ वर्ड ऐड करके आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया। तो सारी चीजें कराएंगे, टेंशन मत लो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक चीज कराएंगे, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, ओके। और ऐसा नहीं कि बस एक टॉपिक को 1 घंटा में पढ़ाए, उससे कोई फायदा नहीं है। मुझे वॉच टाइम और ये सब पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, नंबर अच्छा आ रहा है, काफी है। ठीक है, ओके। चलिए, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्टेट एंड नेशनल इनकम, बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे और साथ में हाईलाइट भी कर देंगे। बहुत लोगों का मानना था, कमेंट सेक्शन में आया था कि भैया हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा, तो ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। स्टार्ट करते हैं, स्टेट एंड नेशनल इनकम। स्टेट और नेशनल इनकम यानी स्टेट का और हमारा जो नेशनल अपना कंट्री का इनकम के बारे में यानी आय के बारे में चैप्टर नंबर 2 में जिक्र किया गया है। ठीक है, ओके। तो देखो, बिहार बोर्ड सिंपल सा बात है भाई, थ्योरी पूछेगा, भर भर के पूछेगा, चाहे आप 12th में जाओ 10th में जाओ, भर भर के पूछेगा। तो पहला टॉपिक स्टार्ट 2 नंबर से करते हैं। आपसे सिंपल से बोलेगा डिफाइन इनकम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम। तो आप इनकम से यानी कि आय से क्या समझते हैं? कौन वाला आय? हाई आय वाला नहीं। आय आपने पढ़ा होगा ना, जाति आय एंड निवास, तो वो वाला आय बोले तो इनकम, आपका इनकम कितना है। तो इनकम के डेफिनेशन हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, और ये एक सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बता रहा हूँ भाई साहब, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए इनकम पूछता है, डिफाइंड इनकम। ठीक है, ओके, समझे? हाँ जी, समझे। और आपसे लिखने का तरीका भी आज बताएंगे। ठीक है, ओके। तो द remuneration which a person get for any type of physical mental work is known as income। ये वर्ड का मतलब क्या होता है? रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? वेतन। कोई भी इंसान वेतन कब मिलेगा, उसको पैसा कब दिया जाएगा? जब वो कोई भी टाइप का फिजिकल या मेंटल वर्क करता हो। ठीक है, जो वर्क काम करने के बदले में उसको रिवॉर्ड्स मिलता हो पैसे के फॉर्म में। ठीक है, काम के बदले कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है ना, पैसा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस पर्सन का क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। या तो इनकम किसके फॉर्म में हो सकता है? मनी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर सामान के फॉर्म में हो सकता है। तो ये सिंपल सा आपके बुक में डेफिनेशन, बुक का डेफिनेशन है डायरेक्ट, अपने से कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो याद रखना, इनको लिखने का तरीका और भी, तो मैंने एक पॉइंट याद कर लिया है। द प्रॉपर्टी, और करके आप ये भी लिख सकते हैं, या उसी को थोड़ा सा 2 नंबर देने के लायक बनाने के लिए ये 2 पॉइंट और ऐड कर दीजिएगा। द प्रॉपर्टी अर्न बाय एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी थ्रू हार्ड वर्क इज कंसिडर्ड एज इनकम। जो भी प्रॉपर्टी अर्न करता है, कमाता है, हर एक पर्सन, ठीक है, चाहे आप अभी तो नहीं कमा रहे हो, आगे कमाओगे, मैं भी नहीं कमा रहा हूँ, ठीक है, बस इज्जत कमा रहे हैं। ठीक है, ओके। और प्यार, बिहार से प्यार मिल रहा है, और क्या चाहिए, है ना? फिलहाल यही मेरे लिए सब कुछ, पैसा, इनकम सब कुछ यही है। ठीक है, ए ऑफ द सोसाइटी थ्रू द हार्ड वर्क इज कंसिडर्ड। जो मिलता है सोसाइटी के उसके हार्ड वर्क के थ्रू, ठीक है, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? इनकम कंसीडर करेंगे। और इसके बदले में क्या मिलता है? मॉनेटरी, मैंने पैसा वाला, या फिर गुड्स के फॉर्म में। वही थोड़ा सा एक्सपेंड करके मैंने यहाँ पे
बता दिया, वही 2 चीज़ है, ठीक है? ये डेफिनिशन पूछता है बिहार बोर्ड कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम, डिफाइन इनकम सिंपल सा बोलेगा यही 2 क्वेश्चन डेफिनि इनकम, व्हाट इज़ इनकम उसका क्या-क्या चीज़ है बस पूछ देगा, ठीक? आ जाओ। इनकम समझ में आ गया क्या हो गया? जो भी चीज़ आप कमाते हैं, जिससे आपका पैसा कोई भी फिज़िकल या मेंटल वर्क करके जो पैसा अर्न करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे, ठीक है? ओके। आ जाओ, एक चीज़ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बता दो। देखो, सिंपल वर्ड है, अगर आपसे इनकम दे दें, आप लिखने का एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे? क्वेश्चन आया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इनकम? तो आंसर, आंसर लिखने के बाद आप क्या करो अच्छा रुको मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। जैसे आपका मैं एक चीज़ बस एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपका कॉपी कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है? ये साइड में मार्जिन रहता है ऑलरेडी, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक? इस टाइप का कॉपी रहता है। मैं बता रहा हूँ यहाँ थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 बनाए कि 2 बनाए कि हमको तो डायरेक्ट 4 आ रहा है, तो क्या करें? ऐसा नहीं कि देखो, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन जो आता है वो पहले बनाओ, लेकिन कोशिश करो सीरीज़ में बनाने की। जैसे अगर मान लो तो 1 नहीं आ रहा तो 2 आ रहा है, तो 2 बना लेंगे पहले आंसर नंबर 2, देन आपको 6 आ रहा है, तो 6 या 4 आ रहा है, तो इस हिसाब से जैसे 1, 2, 3, 4 है, मान लेते हैं 5 द क्वेश्चन है। आपको 2 आ रहा है तो 2 लिखे, 3 आ रहा है 3 लिखे, 5 आ रहा है 5 लिखे। ऐसा नहीं कि पहले 5 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 1 लिखा मतलब वो एग्जामिनर को खोजने में दिक्कत होगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन को कितने नंबर का था और जिस उसको जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? उसको जितना ज़्यादा तुम सिंपल करके लिख के दोगे उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। तो लिखने का तरीका एक बता दें कि चीज़ों को सीरीज़ में चलना है। फर्स्ट नहीं आता तो सेकंड, सेकंड नहीं आता तो थर्ड, बोले अगर नहीं आता तो क्या करेंगे? एक भी नहीं आता है तो तब हमारा एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं जब आएगा एग्ज़ाम में तब बताएँगे। अभी सब कुछ बता दें क्या? अभी पढ़ लो पहले। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया टॉपिक इनकम के बारे में तो आंसर लिखा आपने आंसर आंसर नंबर पूरा लिखने के बाद एक छोटा सा सब हेडिंग बनाना है ठीक है यहाँ पे लिख देना इनकम और इसको अंडरलाइन कर देना है ठीक है अब यहाँ से आप इनकम को डिफाइन करना स्टार्ट कर दो कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देखेगा ये टॉपिक ऊपर देख लिया कि भाई साहब ये इनकम का डिफाइन कर रहा है तो बस आपको नंबर दे देगा ये चीज है ये हैक्स है ठीक है टिप्स समझ जाओ ठीक और एक काम क्या कर सकते हो इसका छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट से हाईलाइट कर देना अंडरलाइन कर लेना कोई भी फिजिकल या मेंटल वर्क ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको हम लोग कहते हैं इनकम के नाम से जानते हैं ये 2-3 पॉइंट्स उसका जैसे ब्लू में लिखोगे तो ब्लैक में दिखेगा ना, ब्लैक में अंडरलाइन कर दोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। यार वहाँ पे बहुत सारे कॉपी होंगे। तुम्हारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जितने भी चाहे टॉपर्स हो बहुत सारे स्मार्ट टॉपर्स हैं, आप जाकर के उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं। रिज़ल्ट मैं ऑलरेडी कॉमेडी पेज में उनसे सिंपल सा वो लोग यही बात को फ़ॉलो किए। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हो, ठीक है? ओके स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं अभी अगर नाम लेना मैं तो भूल गया सबको बहुत सारे हैं। जैसे दिव्यांश है, बहुत सारे हैं रितिका है, बहुत सारे सुनिधि है, बहुत लोग हैं। उन लोग का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत सही था, बहुत ज़्यादा सही था, ठीक है? इसीलिए वो लोग अच्छे-अच्छे रैंक्स में स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आए हैं। तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अभी से थोड़ा-थोड़ा अच्छा करने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? आ जाइए, ये आपका टॉपिक हो गया इनकम। आज टाइम कम लगेगा इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह ज़्यादा बता देते हैं। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इनकम ऑफ बिहार। बिहार का इनकम ऑलरेडी जानते हैं, बिहार किस स्टेट में आता है? बीमारू स्टेट में आता है, ठीक है? ओके, हाँ, मोस्ट पुअर और बैकवर्ड स्टेट माना जाता है इंडिया का, किसको? बिहार को, लेकिन बिहार नॉट फॉर बिगिनर्स ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है? ओके, प्लानिंग कमीशन के डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग 2009 के अकॉर्डिंग कि बिहार अभी भी तो पीछे चल रहा है, ठीक है? ओके, क्यों पीछे चल रहा है? देखो और 41.4% बिहार का पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हम लोग बताए थे ना कल एपीएल बीपीएल के बारे में बताए थे तो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चल रहे हैं इसीलिए कितना 41% सोच लो लगभग 41.4% हम लोग बिलो चल रहे हैं पॉवर्टी लाइन के एक रेखा बताया था ना कि इतना कैलोरी के ऊपर जाएगा तो ये अर्बन में आ जाएगा इतना में क्या आ जाएगा सर एपीएल में आ जाएगा यानी अबव पॉवर्टी लाइन इससे नीचे रहेगा तो बिलो पॉवर्टी लाइन ठीक है ओके ये उड़ीसा के बाद ठीक है बिहार रैंक अमंग द पुअरेस्ट स्टेट आफ्टर उड़ीसा उड़ीसा के बाद ठीक है ओके चलिए पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बिहार का सबसे ज्यादा लोएस्ट है क्यों लो है कारण क्या है सब कोई तो टैक्स देता है वैसे ये क्वेश्चन आई थिंक किसी ने तो पूछा था ठीक है टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कशन चैनल पे कि आखिर क्यों है हम लोग तो टैक्स देते हैं देखो ये डिफाइन करता है टैक्स से डिफाइन नहीं करता बहुत सारी चीजें हैं इनकम कितना आ रहा है ठीक है वो सब बहुत सारी चीजें हैं ठीक है अब सबके अकॉर्डिंग अब सबका जॉब अलग अलग है बहुत आधा
अपना बिहार में तो एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं, तो सबका टैक्स जो होता है वो अलग-अलग होता है। उसके ऑक्यूपेशन पे, उसके जॉब्स पे डिपेंड करता है। तो वो गवर्नमेंट है तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है टैक्सेस, ठीक है? ओके, तो क्या होता है सबसे पहले बात सेविंग कम होता है। क्यों? क्यों कम होता है? बताते हैं। लो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होता है, इन्वेस्टमेंट लेस होता है, जिससे वापस अगेन पर कैपिटा इनकम लो हो जाता है। सेविंग क्यों कम होता है? सिंपल सा, कोई हम लोग ऐसा कोई चीज़ लगा नहीं रहे, तो बंदूक लगा नहीं रहे जिससे बचत हो सके। मतलब जितना हम लोग लगा रहे हैं, उससे कभी-कभी उसके बराबर, कभी-कभी उससे कम ही हम लोग वापस उसको गेन कर पाते हैं, तो बचने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है? ओके। कैपिटल फॉर्मेशन हमारा कम है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पा रहे, जब पैसा है ही नहीं, सेविंग का पैसा ना इन्वेस्टमेंट में जाएगा, वो तो है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से हम लोग आज भी लो जा रहे हैं। कारण बताए थे एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है? देन आपका इंडस्ट्रियल जो भी चीज़ें हैं ये बंद हो जाना, ठीक है? और ऑन एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रहा है, तो ये सारे कारण हैं बिहार पीछे होने का, ठीक है? बट कोई ना, हम लोग इसको ज़रूर आगे ज़रूर लेके जाएँगे, है ना? चलो। अ, अब बात कर लेते हैं थोड़ा स्टेट के मामले में। जैसे गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, हाई पर कैपिटा इनकम क्यों? क्यों ज़्यादा है? क्यों वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारे जॉब्स ये चीज़ें हैं। वहाँ लोग जाते हैं, पैसा अर्न करते हैं। भले वहाँ डेंसिटी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है ना? तो उस मामले में बात कर लेते हैं फिलहाल कि स्टेट के मामले में गोवा सबसे ज़्यादा है ना? याद रखना, ठीक है? क्योंकि गोवा वाला बीच पे तो सब कुछ जाता ही है ना? पैसा खर्च करने इसीलिए ज़्यादा है, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हो। दिल्ली हायर पर कैपिटा इनकम, समझ में आ गया? ओके, क्यों? क्योंकि इसका सेविंग हाई होता है, इस कंट्री का इस स्टेट का देन हाई कैपिटल फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर वह ज़्यादा लोग फिर से आगे जाके इनकम होगा, सीधा-सी बात है। एक अ, थ्योरी दिया है, ठीक है? रेगनार अर्नस्ट ने, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है। हाँ जी, रेगनार नस्ट थ्योरी दिया था। क्या दिया था? एक थ्योरी का नाम पूछता है, द विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या था? विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी आखिर नाम क्यों रखा है? सर्कल मतलब समझ रहे हो? हाँ, जो टेस्ट में आता है हमारे अंडा, सर्कल, ठीक है? हाँ जी, वो। पॉवर्टी मतलब गरीबी, यानी अ, जब कोई चीज़ पूरी तरीके से रिपीट होते रहे, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? विशिश सर्कल ऑफ पॉवर्टी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ गरीबी। क्यों ये थ्योरी क्यों दिया? इनका मानना क्या था? आ जाइए, बताते हैं आपको। इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? रेगनार्ड नस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कौन-सा ये दिया? द विशिश सर्कल ऑफ पॉवर्टी डिफाइंड बाय थ्योरी गिवन बाय, कुछ भी दे, तो इन अंकल का नाम बिल्कुल मत भूलना। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? रेगनार्ड नस, ओके। इसको बिहार से कंसीडर किया गया। बिहार इज़ अ विक्टिम ऑफ विशिश सर्कल, आखिर क्यों? देखो, बिहार भी इस सर्कल का शिकार इसलिए है, जैसे देखो, ये एक सबसे पहले मैंने एक बात बताया कि ये क्या है? बुरा चक्कर है, यानी बुरा एक सर्कल है। यानी गरीब लोग बार-बार गरीब ही रहते हैं। रीज़न क्या है? एजुकेशन की कमी, ठीक है? एजुकेशन नहीं है, सही नॉलेज की कमी है, ठीक है? दूसरा बात क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, लो इनकम क्यों हो रहा है? हाई बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। हम तो हमारे 32 वाले ही मामला थे, अब तो ठीक है, हम तो हमारे 2 में आ गए हैं सब कोई, बट ठीक है, ओके, ठीक है? बहुत ज़्यादा पुअर फैमिलीज़ हैं, ठीक है? मतलब फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है? और ये क्या कर रहा है? जो जो गरीबी है, ये जनरेशन से जनरेशन चलते आ रहा है, ठीक है? वो वाला नहीं सुने, "ए सर, हम आपसे ज़्यादा गरीब हैं।" "ओह हेलो, हम भी आपसे ज़्यादा गरीब, खानदानी गरीब हैं।" तो वही वाला मामला हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो कौन थ्योरी दिया था? रेगनारस, इसका नाम याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रेगनारस क्या बोला था? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, किसने दिया था? यही बात याद रखिएगा। बिहार इसका विक्टिम है, सिंपल सी यही बात है। किसके कारण से? क्या के कारण से? एजुकेशन की कमी, नॉलेज की कमी, हाई बर्थ रेट अमंग द पुअर फैमिलीज, फिर और ये जनरेशन से जनरेशन चलता आ रहा है। समरी के तौर पे सिंपल सा, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, ठीक है? ऑलरेडी वो गरीब है, फिर और 3-4 बच्चे आके उनके लिए हेल्थ एजुकेशन कहाँ से लेके आएगा? तो वो फिर से वापस उसी में और ज़्यादा गरीबी हो गया, फिर वो आने वाला, फिर वो इसी तरीके से, इसीलिए समरी में सिंपल से ये बताया गया कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। ठीक है? ओके, चलिए। अब आते हैं स्टेट वाइज़ पर कैपिटा इनकम। यहाँ से एक क्वेश्चन 2008 का डाटा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ओके, याद रखना 2008 किसका-किसका बर्थडे तो होगा ही आप में से। तो अगर बात करें अमॉन्ग द यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट, मार्क कर लो।
दिमाग खोल लो, दिमाग तो मत खोलो, है ही नहीं वैसे तुम्हारे पास, है ना? तो देखो यहाँ पे देखो, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखना कि चंडीगढ़ की बात करें अमॉन्ग ऑल यूनियन टेरिटरी, यूटीएस बोले तो यूनियन टेरिटरी है ना, ओके, एंड स्टेट, अगर अमॉन्ग ऑल यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट बोले तो चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके, नंबर बस अपना याद रखेंगे। गोवा की बात करें, अगर स्टेट का पूछा, बिहार बोर्ड हमेशा स्टेट का ही पूछता है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखना कि अमाउंट यूनियन टेरिटरी अगर पूछे, सिर्फ अगर, मेरे ख्याल से इस हिसाब से क्वेश्चन बना देगा कि इस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से आता है, पर कैपिटा इनकम किसका हाई है, चंडीगढ़, ठीक है, अगर स्टेट भी लगा दिया तो फिर भी चंडीगढ़, ओके, स्टेट देख के गोवा टिक करके मत आ जाना, ठीक है, ओके, ये चीज याद रखना। गोवा की बात करें 28 स्टेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, उसके बाद दिल्ली आता है, डाटा याद करने की जरूरी नहीं है, फिर हरियाणा आपका थर्ड में आता है, देन पंजाब आपका फोर्थ में आ जाता है, ठीक है। बिहार का ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं, बिहार का एवरेज, सॉरी, इंडिया की बात करें, इंडिया एवरेज पर कैपिटा इनकम 2008 और 2009 में कितना था, 25,494 रुपया। ये डाटा मैं बोलूंगा, आप याद रखो, जहां बोला याद मतलब याद, 2008 के अकॉर्डिंग कितना, यही बस मैं आपको याद रखने बोलूंगा, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। और हाँ, बिहार वाला भी याद कर लेना यार, क्यों बिहार के छोड़ रहे हो, है ना? चलिए, याद रखना कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 2005 और 2006, और लेकिन ये सबसे ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का एवरेज पर कैपिटा इनकम 2008 और 2009 के अकॉर्डिंग कितना था, ये डाटा जरूर से जरूर याद रखना, 25, ठीक है, ओके। चलिए आइए, अगर बात कर लेते हैं, ऑलरेडी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में, कल के वीडियो में टेलीग्राम पे सेंड किया था कि 38 डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम पटना का सबसे ज्यादा है, शिवहर का सबसे ज्यादा कम है, ये भी 2 पॉइंट है आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी ये जो भी पॉइंट्स है एमसीक्यू के लिए, आ जाओ, डिफाइन हो जाए, ये 2 नंबर के आपका नेशनल इनकम क्या होता है, मतलब नेशनल इनकम, देश का इनकम, यही ना सोच रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप लोग कैसे गलत सोच सकते हैं? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल मटेरियल, इसका all material जो which can be measured in the term of value, and immaterial those services which increase the resources indirectly, things produced with the help of available labor, capital and natural resources is known as national income। क्या है समझाते हैं आसान लैंग्वेज में। सबसे पहले बात, नेशनल इनकम की बात करें, यानी देश का आय, पूरा देश का, इंडिया का बात कर रहा है, आय की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा मतलब क्या है हमारा नेशनल इनकम का, ये देखो, एक साल में कोई भी देश हो, फिलहाल इंडिया का कोई भी देश हो, एक साल में किसी भी देश ने जितने भी सामान, यानी गुड्स वगैरह, सामान हो गया, सर्विसेज हो गया बनाई हो, ठीक है, उसके लेबर हो गया, और उसका कैपिटल हो गया यानी पूंजी, ठीक है, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेस यूज करके बनाया हो, उस सब के टोटल वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, समझे क्या? देखो, सिंपल सी बात है कि एक साल के अंदर, कितना याद रखना, एक साल के अंदर कोई भी देश हो, जितने भी उसने सामान वगैरह, सर्विसेज वगैरह बनाई हो, और लेबर, पूंजी लगाए हो, नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके, ठीक है, उन सब का टोटल वैल्यू, यानी पैसा, जितना भी पैसा लगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है, ओके। ये दो चीजों पे डिपेंड होता है, क्या क्या, एक आपको ये मटेरियल बोला, एक इमटेरियल बोला, ये दो क्या है, ठीक है। मटेरियल उन चीजों का कहेंगे जिसको छू सकते हैं, किसको छू सकते हैं, बताओ? क्या? जो चीजें छू सकते हैं, टीवी हो गया, ठीक है, कार हो गया, जिसको छू सकते हैं। इमटेरियल, जैसे टीचर की टीचिंग, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हम पढ़ा रहे हैं, मतलब हमको तो छू सकते हो, नहीं हमको तो छू नहीं सकते, है ना? ओके, झटका लग जाएगा। इमटेरियल मतलब ऐसा चीज है, जैसे टीचर टीचिंग कर रहा, पढ़ा के वो, टीचर का टीचिंग को तो तुम ना छू सकते ना, उसको बोलेंगे इमटेरियल, ऐसा चीज है जिसको छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उससे इनडायरेक्टली क्या इनकम मिल रहा है ना, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, पैसा मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब आपका जीडीपी दे रहा है, टैक्स दे रहा है, तो वो सारी चीजें वो क्या इनडायरेक्टली आपका इनकम ही बढ़ाएगा, देश का इनकम ही बढ़ाएगा, इसलिए दो वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, मटेरियल और आपका इमटेरियल, ठीक है, इजी लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने समझा दिया, ठीक है, ओके। इसको छू नहीं सकते, बट ये क्या कर रहा है, सर्विसेज को इंक्रीज कर रहा है, वही हुआ था इमटेरियल। अब आपके कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिसको कुछ ना कुछ बोलने की आदत होता ही है, तो उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है बंदा, पहला अल्बर्ट मार्शल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्शल लॉ पढ़ेंगे, वो दूसरा
हिस्ट्री में, ठीक है? फिलहाल मार्शल को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। वो हर बार पूछता है मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल इसमें से किसका ये डेफिनेशन दिया था? तो पहला याद रखो नेशनल इनकम का दिया था इन्होंने, और भी बहुत लोगों ने दिया था। क्या-क्या चीज़ें बताया था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबने अपना-अपना डेफिनेशन दिया कि भाई मेरे अकॉर्डिंग नेशनल इनकम ये है और किसी ने बोला नहीं मेरे अकॉर्डिंग नेशनल इनकम ये है। तो आप इनमें से कोई भी नेशनल इनकम का डेफिनेशन लिख देना, आपको ये ऑब्जेक्टिव बस पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, सिंपल सा समझ जाओ, आ जाओ। द लेबर एंड कैपिटल ऑफ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली certain net aggregate of commodities, material, immaterial, including services of all kind. This is called business need. This is called national income. मार्शल के अकॉर्डिंग, मार्शल अंकल के अकॉर्डिंग बड़े हैं लोग से, है ना? मार्शल अंकल जी के अकॉर्डिंग ये कहना था कि लेबर लेबर और कैपिटल यानी पूंजी का यूज करके देश में एनुअली यानी साल में कुछ माल और कुछ सर्विसेज बनाए जाते हैं, ठीक है? या बनाते हैं हम लोग। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। समझ में आया? मार्शल अंकल क्या बोले? सिंपल सा भाई ये बोले कि लेबर और कैपिटल को यूज करके हम लोग एक साल में मतलब एनुअली कुछ सर्विसेज या फिर कुछ गुड्स सामान हम लोग रेडी करते बनाते हैं, इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है? ओके। और सिंपल भाषा में समझना है, सिंपल से एक साल में देश में टोटल प्रोडक्शन कितना चीज़ बनाया, ऑल गुड्स, ठीक है? कितना वो सर्विसेज प्रोड्यूस किया, ठीक है? लेबर और कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। किनके अकॉर्डिंग? मार्शल जी के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब पिगू आता है, ये भी आपका एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है? मेरे अकॉर्डिंग ये है कि नेशनल डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग कोर्स इनकम derived from abroad which can be measured in money. इनको अकॉर्डिंग ये बोलना था कि भाई साहब देखो नेशनल इनकम में वो भी इनकम इंक्लूड करेंगे। इन्होंने बोला कि भाई ठीक है देश में यहाँ देखो इन्होंने बोला कि हाँ देश में जो नेशन में प्रोड्यूस होगा एक साल में उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम, बट इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया, बस एक वर्ड क्या ऐड कर दिया कि नेशनल इनकम में वो इनकम भी इंक्लूड करेंगे जो विदेश से आते हैं। जैसे कोई घर का पेरेंट्स गया रहता है, फादर जो गया रहता है बाहर, बाहर कमा के भेजता है, तो वो भी जो भेजता है इंडिया में ना भेजेगा, है ना? तो उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाए। मतलब देश के अंदर कुछ हो रहा है, इनकम हो रहा है तो ठीक है, और बाहर से भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, उन दोनों को ऐड करके उनको हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलेंगे। किनके अकॉर्डिंग? पिगू के अकॉर्डिंग, ठीक है? ओके। देन आता है आपका फिशर, ठीक है? ओके। इनका क्या मानना था? इनका मानना ये था द ट्रू नेशनल इनकम इज द पार्ट ऑफ एनुअल नेट प्रोड्यूस व्हिच डायरेक्टली कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर। इन्होंने बोला कि सिर्फ वही नेशनल इनकम ट्रू नेशनल इनकम कहेंगे जो एक साल में खर्च की गई हो यानी कंज्यूम किया गया हो, उसको बोलेंगे हम लोग नेशनल इनकम। तो आप किसके बात से सहमत हैं? किसी के बात से सहमत नहीं होना है। सिंपल से याद रखना है कि मार्शल क्या बोला था? एक तो मार्शल ये बोला था कि नेशनल इनकम का डेफिनेशन दिया था, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? ओके। मार्शल किसका बात किया था कि पूरा साल में एनुअली क्या हो मतलब चीजें लेबर कैपिटल और ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कोई चीज बनाएंगे, मटेरियल बनाएंगे, इमटेरियल बनाएंगे, उन सारे सर्विसेज को इंक्लूड करके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। बट लेकिन पीगू क्या आए? तो ये आए बस बोले कि नहीं भाई, बस नेशनल इनकम जो देश में पैदा नहीं, बाहर से भी जो आता है उसको भी ऐड करके नेशनल इनकम। तो अब्रॉड वाला दिखेगा तो आप पिगू को टिक कर देना। अगर ट्रू नेशनल इनकम की बात करें, बोले नेट प्रोड्यूस डायरेक्टली कंज्यूम, जो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं पूरे साल में, उसको बोलेंगे आपका इनकम। तो वो समझ जाना ये फिशर्स की बात कर रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेके आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके। एक नीस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बंदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपना फॉर्मूला ही दे दिया। सर मैथमेटिक्स है ना, फॉर्मूला देने की आदत है। इन्होंने बोला कि नेशनल इनकम जो होता है ये टोटल सम होता है कंजप्शन, ठीक है? इन्होंने ये बोला कि टोटल सम ऑफ कंजप्शन, यानी इन्होंने बोला कि जो नेशनल इनकम है वो टोटल कंजप्शन का क्या होता है? सम होता है। इसमें क्या-क्या जितना हम लोग खर्च करते हैं, जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरे साल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया y = c + i। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है?
वाई इक्वल टू सी प्लस आई। याद रखना, कभी कभी आपसे ये पूछ देगा ये आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, हाँ वो नहीं, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सी बोले तो कंजप्शन, वाई बोले तो नेशनल इनकम, ठीक है ओके। कभी कभी पूछेगा आपकी नेशनल इनकम का फॉर्मूला बता दो, तो ये वाला फॉर्मूला बता देना। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ ताकि तुम्हारा एग्जामिनर खुश हो जाए तुमसे, ठीक है। नेशनल इनकम डिफाइन कर दोगे, कर दोगे, हाँ जी कर देंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देना, बहुत खुश हो जाएगा कि वाह क्या पढ़ के आया, क्या पढ़ के आया, ठीक है। तो जहाँ पे ये भी मेंशन कर देना वाई क्या है, वाई दिस कॉलवरी डी नहीं, वाई दिस, ये वाई क्या है, नेशनल इनकम है, सी कंजप्शन है, आई आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ओके। दो टॉपिक यहाँ से ये नेशनल इनकम डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके थ्योरी वाली चीजें। आइए अब फटाफट से दो तीन चीजें, उसका बाद खत्म, कहानी आप लोगों का हो जाएगा। आइए अब आता है नेशनल इनकम का कुछ कॉन्सेप्ट है, तीन हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहले जीडीपी, जिसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, एमसीक्यू के लिए याद कर लो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएनपी बोलते हैं। एंड एनएनपी बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ओके। अब क्या चीज है तीनों, क्या क्या चीज है उसके बारे में हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं। जीडीपी बोले तो मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये दो नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रख लेना कि आप जीडीपी से क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी, ठीक है ओके। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बोलते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक हाँ इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर। जीडीपी इसको बोलेंगे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, जितने वैल्यू का गुड्स सामान सर्विसेज प्रोड्यूस होगा किसी भी कंट्री में एक साल में, उसको बोलेंगे जीडीपी, समझे हाँ। इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, जो हम लोग प्रोड्यूस किया इनसाइड द कंट्री, ठीक है, या तो लोकल द्वारा या फिर फॉरेनर द्वारा, मतलब समझे नहीं समझे, समझा नहीं समझा, देखो सिंपल सी बात है यार कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस तरीके से बोलेंगे। अच्छा बड़े हो डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल में कौन हो, घर के पालतू हम ही लोग हैं ना, नहीं बकरी हो गया ना, तो जो भी चीज, सिंपल सी बात है कि जीडीपी टोटल वैल्यू होता है सभी सामान का सर्विसेज का जो कंट्री में एक साल में पैदा होता है, ठीक है ओके। इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, जो कंट्री के इनसाइड में प्रोड्यूस होता हो, चाहे वो लोकल हो या फॉरेनर, मतलब फॉरेनर के बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल है ना, बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कोई कार कंपनी है, ठीक है ओके, जैसे जापान कंपनी है, कोई भी कार का कंपनी इंडिया में है, ठीक है तो वो जापान का बट है ना इंडिया में, तो यहाँ जब प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी में ऐड करेंगे, ठीक है ओके समझे, हाँ जी समझे। तो जीडीपी ऑल द वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन ईयर, ये पहले समझ में आ गया। इसमें क्या क्या फॉरेनर का भी एग्जाम्पल ऐड कर लेंगे, एग्जाम जो इवन कंपनी जो फॉरेन कंपनी यहाँ पे है उसका भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है ओके। कार भले इंडिया बनाता हो, ठीक है, इंडिया में कार बन रहा हो, फॉरेन का कंट्री हो, लेकिन वो किस में ऐड होगा, जीडीपी में ऐड होगा। जीडीपी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जीएनपी बोले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय सिटीजन, बात रखना, बाय सिटीजन यानी रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ओके। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जीडीपी प्लस मनी अर्न फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री बाय सिटीजन लाइक इनकम फ्रॉम फॉरेन जॉब और बिजनेसेस। सिंपल से बताते हैं, जीएनपी मतलब क्या होता है, जीएनपी मतलब कि भाई इंडिया में आपने जो भी सर्विसेज जो भी चीजें प्रोड्यूस किया, ठीक है, कोई भी सिटीजन द्वारा, ठीक है, कंट्री का, उससे पैसा मिला, और या फिर जो बाहर लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो बाहर लोग रह रहे हैं, जो डेफिनेशन इन्होंने बोला था ना यहाँ पे, किधर गया ये वाला, इन्होंने फिशर्स ने जो बताया था कि जो अब्रॉड से आए, इन्होंने बताया ना, सॉरी सॉरी पिगू ने बताया था, तो वही वाला चीज यहाँ पे जीएनपी में यही कह रहा है कि जो आपने कमाया जीडीपी में कमाया, यानी जो घर में बना यानी अपने इंडिया में बना, उसका चाहे फॉरेन कंट्री ने बनाया हो यहाँ पे बन रहा है, तो उसको जीडीपी में ऐड करेंगे। साथ में इसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसा अब्रॉड से आ रहा है, कोई कमा के ला रहा है, उसको भी ऐड कर लेंगे हम लोग जीडीपी में, सॉरी जीएनपी में। तो ये चीज याद रखना, जीडीपी प्लस का नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सिंपल से समझ जाए, समझे हाँ जी।
तो कैसे डिफरेंस अगर पूछ दे तो जीडीपी समझ जाओ टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ईयर, ठीक है, अपने ही कंट्री में एक साल में कमाया जाता हो, चाहे वो बाहर का कंपनी आकर के यहाँ पर अपना सेटअप लगा कर रखा हो, लेकिन इंडिया में ही बन रहा है तो ये डोमेस्टिक वाला हो गया। नेशनल में आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है भाई साहब, अपने नेशन में जो चीज कमाई हो रहा है, और जो लोग अपने नेशन से बाहर गए हुए बिजनेसेस करने के लिए वो अपने घर में पैसा भेजे, उस पैसे को भी ऐड कर लेंगे, तो जीएनपी निकाल लेंगे हम लोग, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, डोमेस्टिक बोले तो घर के आसपास तो घर वाला मामला होगा, नेशनल बोले तो नेशनल नेशनल वाला मामला होगा, ठीक है। ओके, चलिए आ जाइए। दूसरा आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है बताते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मशीन्स एंड टूल्स गेट ओल्ड और ब्रेक डाउन, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेस दीज ओल्ड मशीन कॉल्ड डेप्रिशिएशन। यहाँ पे एक डेप्रिशिएशन आपको वर्ड दिख रहा होगा, तो उस ऐसा प्रोसेस होता है प्रोडक्शन या मशीन और टूल का, जो क्या हो जाता है या तो बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाता है या फिर टूट जाता है, और द कॉस्ट टू रिप्लेस दिस ओल्ड मशीन, और जो कॉस्ट लगता है रिप्लेस करने में उस मशीन को, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी, यानी जीएनपी से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को घटा दे तो उसको हम लोग क्या पाते हैं, एनएनपी बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बस आपसे पूछेगा कि एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो सकता है इसमें से फॉर्मूला बोल दे कि एनएनपी का फॉर्मूला क्या है, तो आपको फॉर्मूला ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं फटाफट से क्वेश्चन, आपके यहाँ से 5 मिनट में अब खत्म होने वाला है। यही चीज मैंने शॉर्ट में लिखा, बट देखो ये वाला चीज से अच्छा मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो ज्यादा तुम्हें चीजें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट किया था इंडिया की बात करें फर्स्ट टाइम, तो दादा भाई नौरोजी। फटाफट से अपने कॉपी में मेंशन करो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब, 1868 को क्या हुआ था, दादा भाई नौरोजी नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम एस्टिमेट किए थे, मतलब एस्टिमेट किए थे। और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसको पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, सॉरी इन इंडिया, ठीक है। ये तुम कब तक याद रखोगे, ग्रेजुएशन में जाओगे ना तब तक, और ऐसे यूपीएससी बीपीएससी करोगे तो ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। स्पेशली अगर तुम आगे जाके बीपीएससी करना चाह रहे हो, मैं एक्स्ट्रा टिप बता रहा हूँ कि हमारे चैनल को मत भूलना, बीपीएससी के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, डिकोड में करवाऊंगा, वो आपके, जो भी, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में बीपीएससी के 67 70 बीपीएससी 71 बीपीएससी के एस्पिरेंट, इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट, खास करके जो एससीईआरटी नहीं पढ़े थे, हमारे माइंड मैप का इस्तेमाल किए हैं, क्वेश्चन का भी इस्तेमाल किया, डिकोड सीरीज का उनका अभी प्री निकल गया, मेंस निकल गया, वो उनका कमेंट्स भी आई थिंक होगा, वो लोग आई थिंक कुछ ग्रुप्स हैं, तो उनका एसएसटी का मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो हमारे चैनल में जो भी चीज़ें था एसएसटी का उन्होंने पढ़ा, बोला कि ये सारी चीजें बीपीएससी में थोड़ा सा डेप्थ में, बट चीजें यही रहता है। तो अगर तुम बीपीएससी कर रहे हो तो जो चीजें बता रहे क्वेश्चन, देखना तुमको बताएंगे, जब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो ये भी बता देंगे कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, ये सारी चीजें आपको आगे तक काम देगा अगर आप इस फील्ड में जाना चाहेंगे, खास करके बीपीएससी में। तो पहला याद रखना कि 1868 का मामला है, दादा भाई नौरोजी उन्होंने नेशनल इनकम एस्टिमेट किया था, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब, 1868, बोलो 1868, ठीक है। ओके, उनका एक बुक है पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कब बोला था, मतलब कि किनका बुक है आपका, क्या बोलते हैं, दादा भाई नरोजी ने ये बुक लिखा, इस बात को दूसरा पॉइंट में ऐड कर लेना, ठीक है। ओके, ओके, जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना तो पर कैपिटा इनकम कितना था पता है, सिर्फ 20 रुपीज, 20 रुपया था, इस बात को याद रखना। तीन बात क्या याद रखोगे, पहला, पहला एस्टिमेट किसने किया था नेशनल इनकम, दादा भाई नौरोजी, कब किया था, 1868, उन्होंने क्या लिखा था, पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देन कितना रुपया का एनुअल पर कैपिटा इनकम निकला था, सिर्फ 20 रुपया का कुरकुरे, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, पॉइंट क्लियर है, हाँ जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं उसके बाद, जो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम अलग अलग तरीके से ये किया था, निकाला था, तो एक आता है आपका नेशनल इनकम स्टैटिक्स, सजेस्ट किया था एक फेमस इकोनॉमिक्स जिसका नाम है डॉक्टर के वी के राव, सॉरी, वी के आर वी राव, इन्होंने एस्टिमेट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक सजेस्ट बाय, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना डॉक्टर वी के आर वी राव, इस बात को याद रखना, कब, 1925 से लेकर 29 के बीच में, और ये वाइडली प्रिवेंट माना प्रिविलेंट माना गया, ठीक है।
ओके। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, यहाँ से याद रखो, ये भी यहाँ इम्पोर्टेंट तो यहाँ मैंने बता दिया, ठीक है? ओके, ये और ये ₹20 वाला मामला याद रखना, ठीक है? ओके। यहाँ पे याद रखो, यहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम वाज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन नेशनल इनकम कॉन्स्टिट्यूटेड इन अगस्त 1949, इस बात को याद रखना। कौन चेयरमैन थे? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, इस नाम को भी बहुत शिद्दत से याद रखना। चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ठीक है? याद रखना, ठीक? ओके। और इन्होंने ने रिपोर्ट दिया था कि ये कमिटी रिलीज किया था फर्स्ट रिपोर्ट अप्रैल 1951 को, ठीक है? ओके। इन्होंने पर कैपिटा इनकम बताया, ठीक है? इतना वैसे पूछेगा नहीं, इस बात को याद रखना, ठीक है? ओके। लेकिन याद रखना, एक है 1954 की सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, क्यों बनाया गया? 1954 में बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक 2022 नहीं 21 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एस एस है, CSO, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1954 में। ये क्या करता है? नेशनल इनकम को क्या करता है? एस्टिमेट करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा कि अब कौन कर रहा है आपका नेशनल इनकम को एस्टिमेट? तो याद रखना, क्या? CSO बोले तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब फॉर्म हुआ? 1954 को। इस बात को जरूर 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 याद रखना, ठीक है? ओके। चलिए, ये क्या देखता है? 3 सेक्टर देखता है भाई, प्राइमरी सेक्टर देखता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर देख करके वो क्या करता है? निकाल देता है क्या? नेशनल इनकम, ठीक है? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। द क्वोशिएंट रिमेनिंग आफ्टर डिवाइडिंग टोटल इनकम बाय पॉपुलेशन नोन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो टोटल इनकम नेशनल जितना टोटल इनकम हो नेशनल का, नेशन का, ठीक है? ओके। डिवाइडेड बाय कितना पॉपुलेशन उस कंट्री का, अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो ये सिंपल सा 2 नंबर में आता है और साथ में एक-एक नहीं आता है। आपको वो आता है नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस देने मांगेगा कि आप व्हाट डू डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। तो करना कुछ नहीं है, करना तो कुछ पड़ेगा ही, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। सिंपल सा, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना। नेशनल इनकम का डेफिनेशन एक सटाक से टेबल बनाना है, ठीक है? खाना खाने नहीं लगना है। यहाँ पे नेशनल इनकम लिखना, ये डेफिनेशन चिपका देना। चिपकाने के बाद सिंपल सा उसका ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नेशनल इनकम का मेंशन कर देना। देन पर कैपिटा इनकम बोले तो मतलब टोटल पॉपुलेशन, सॉरी टोटल इनकम कंट्री का और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये लिखना और ये आपका चिपका देना सेकंड वाला बॉक्स में। और डिफरेंस वाला क्वेश्चन कोशिश करना इसी हिसाब से करना, ताकि नंबर देने में उसको दिक्कत ना हो। अब आते हैं कि हम लोग नेशनल इनकम को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो 3 मेन चीज़ है जिससे हम लोग क्या करते हैं? नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। तो कितना? 3 याद रखना। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम तो कितने तरीके से या कितने मेथड से? 3 मेथड से। सबसे पहले इनकम मेथड, फिर कितना खर्च करते हैं, ठीक है? और कितना हम लोग क्या होता है? प्रोडक्टिव मेथड जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है? फटाफट से बात कर लेते हैं। ये आखिरी टॉपिक है आपके बुक का, उसका लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है। In this method, add up all the income earned by individual and businesses in the country, ठीक है? ओके। जिसमें हम लोग कंपाउंड, इसमें क्या कहते हैं? कोई सिंपल सा बात है, इसमें बोलना है इनकम मेथड में क्या होता है? जितने भी टाइप ऑफ इनकम होते हैं जो अर्न करते हैं, या तो खुद से या फिर बिजनेसेस से, कंट्री के द्वारा, जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इस सारे को ऐड कर लेते हैं तो हम लोग निकाल लेते हैं इनकम मेथड से अपना नेशनल इनकम, ठीक है? ओके। दूसरा, हम लोग कितने तरीके से खर्च करते हैं सामान वगैरह में, ठीक है? ओके, सर्विसेज वगैरह में, जिसमें जैसे हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? कुछ गवर्नमेंट हम लोग कुछ पे चीज़ें खर्च करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐड अप कर देते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड मिल जाता है, ठीक है? ओके। देन प्रोडक्टिव मेथड की बात करें, ये मेथड होता है, इसमें ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसमें क्या करते हैं? हर एक सेक्टर का ऐड करते हैं कि हाँ भाई, प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग का, माइनिंग हो गया, इसमें कितना आ रहा है, वैल्यू हो रहा है। हर एक स्टेज का प्रोडक्शन को देखते हैं, अलग अलग सेक्टर के प्रोडक्शन को देखते हैं, फिर उसको ऐड कर देते हैं, तो हम लोग क्या मिल जाता है? आपका प्रोडक्शन मेथड, ठीक है? ओके। चलिए, देन एक 2 नंबर का क्वेश्चन ये वाला याद रखना, क्या क्या डिफिकल्टी होता है नेशनल इनकम को ना मतलब मेजर करने में? तो देखो, नेशनल इनकम को मेज़र करने में तो पहला दिक्कत ये होता है कि हम लोग डाटा को ना क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यार उतनी सारी चीज़ें, इंडिया उतना बड़ा है, तो किस तरीके से तुम उस डाटा को कलेक्ट करोगे, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। कभी-कभी ये होता है कि हम लोग
चीज़ों को डबल गिन लेते होता है ना, अगर आपको पूछे कॉलेज में या फिर स्कूल में कि बच्चा गिन के आओ, है ना? सरकारी स्कूल गए होगे तो हाँ, आज अंडा मिलेगा या फिर कुछ मिलेगा तो बच्चा गिन लो कितना है। तो वो सारे कभी-कभी ऐसा होता है कि ना डबल गिना जाता है, तो ये नेशनल इनकम नापना है, मेज़र करना है तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है, ओके। और मेज़रिंग वैल्यू, कभी-कभी मेज़रिंग वैल्यू में डिफ़िकल्टी हो जाता है, मतलब नाप ही नहीं पाते हैं, ठीक है? ओके, चलिए डिफ़िकल्टी ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। डिफ़िकल्टी इन द मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम तो 3 पॉइंट लिख दीजिएगा और एक मेंशन छोटा-सा हेडलाइन बना देना, डिफ़िकल्टी इन द मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, इनफ रहेगा, ठीक है? ओके। लास्ट टॉपिक आपके बुक का कि कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे पहले देखा था ना, 2-3 लोग आपस में बोल रहे थे कि नहीं भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। किसी ने बोला कि नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है। तो आपने पढ़ा था ना इससे पहले वाले अभी चैप्टर्स में, तो वही वाली चीज़ है। तो इकोनॉमिक नेशनल इनकम जो है या फिर पर कैपिटा इनकम किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो सिंपल सा बात है कि नेशनल इनकम के पहले बात कर लेते हैं। तो नेशनल इनकम ये सब्जेक्टिव के लिए याद रखना, ठीक है? सब्जेक्टिव के लिए ये वाला चीज़ है, ये वाला सब्जेक्टिव के लिए, ये भी सब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क्स के लिए, ठीक है? ओके। तो नेशनल इनकम टोटल वैल्यू गुड्स और सर्विसेज़ 1 साल में बनता है। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ओके। उसको वो जो कंट्रीब्यूट करता है क्या नेशनल इनकम में, ठीक है, ओके। और ये डायरेक्टली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, ओके। इसमें क्या करते हैं और ये इम्प्रूव करता है आपका ग्रोथ, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देता है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ देता है और ग्लोबल को स्टैंड करता है, ठीक है, ओके। ग्रोथ ग्लोबल स्टैंड। दूसरा पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है एवरेज इनकम, ये डेफिनेशन याद रखना ना। एवरेज इनकम जहाँ दिखा समझ जाओ कि ये पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका जितने भी चीज़ें मेज़र करता है इकोनॉमिक वेल-बीइंग, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम करता है, एनकरेज करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को और एक्सेस ऑफ डेवलपमेंट लेवल, ठीक है? ये चीज़ें हैं, शॉर्ट चीज़ है, 2 मार्क्स से पूछता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक आई थिंक एक ही आता होगा, वो भी पता नहीं इसी में से मिक्स करके पूछ लेगा कि पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम क्या है, ठीक है? नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये हो गया। उसका क्या-क्या डिफिकल्टीज़ होता है, ठीक है? और किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इसी में से ही आपका सब्जेक्टिव आ जाएगा 5 वाला, अगर बड़ा करके बनाना हो। ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के लिए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हैं, ठीक है? ये सारे इसमें से जीडीपी और जीएनपी बस देख लेना, ये सब्जेक्टिव के लिए, बाद बाकी पॉइंट्स तो ऑब्जेक्टिव में काम आएँगे। इनके पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में आएँगे, ठीक है? टेंशन मत लेना। ये डाटा याद कर लेना, ये डाटा याद कर लेना, अगर कुछ और होगा तो मैं एमसीक्यू सीरीज़ कराऊँगा तो बता देंगे। इनकम का डेफिनिशन याद रख लेना, ठीक है? ओके। ये सब एमसीक्यू के लिए। बस आज के लिए इतना ही, छोटा-सा चैप्टर था, थोड़ा-सा ज़्यादा चीज़ें बताने लगा इधर-उधर का, इम्पोर्टेंट चीज़ें ही था, ठीक है, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चीज़ें फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से फटाफट से मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो टेंशन मत लेना, जल्दी-जल्दी हो जाएगा सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि जल्दी-जल्दी में सब छोड़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जब आप पीवाईक्यू वगैरह करोगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।